गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर मिथिल हूँ। मैं काफ़ी सारे स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट्स का क्वेश्चन आंसर होता है, उसके लिए बेसिक 3-4 क्वेश्चन से जो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं उसका आंसर देने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन सबका ये होता है कि सर स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हुआ है तो रिकवरी पॉसिबल है या नहीं है। मेरे को 5 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, किसी को 15 महीने हुए, किसी को 3 महीने हुए। देखिए, पहले एक चीज़ क्लियर हो जाइए कि स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट या स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ होने के बाद रिकवरी आती है या नहीं आती है, वो जानने से ज़्यादा हो ये करना पड़ेगा कि रिकवरी क्या क्या करने से आएगी। क्योंकि रिकवरी आएगी या नहीं आएगी वो जानने के लिए कोई स्केल नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे कि हम 100% शॉर्ट हो सकते हैं कि रिकवरी आएगी या नहीं आएगी। मैं सबको ही ये आंसर देता हूँ और यह भी फिर से ही मैं ही बोलूँगा कि कुछ आएगा नहीं आएगा उससे बेटर है कि आप कुछ करोगे तो चांसेस है कुछ ज़्यादा आएगा। आंसर यही है कि आप करते रहो, जितना करोगे उतना अच्छा होगा, नहीं करोगे कुछ नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सबका ये होता है कि सर बाउल ब्लैडर कंट्रोल नहीं है, उसके लिए क्या करें। देखिए, बाउल ब्लैडर कंट्रोल के लिए पहले बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल होता क्या है, वो बॉडी में कैसे काम करता है वो जानना ज़रूरी है। पहली ये चीज़ कि दूसरे फंक्शन यानी दूसरे मसल और बाउल एंड ब्लैडर के मसल्स में डिफरेंस ये है कि दूसरे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यानी वी कैन से उसको काम करवाने के लिए हमको खुद से एफर्ट लगाना पड़ता है। यानी खुद से हमको सपोज हाथ मोड़ना है तो मोड़ने के लिए हमको एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन बाउल ब्लैडर कंट्रोल के लिए जो वाल्व होता है, जो स्फिंक्टर होता है, उसको खोलने के लिए हमको एफर्ट लगाना पड़ता है जिससे कि यूरिन या बाउल स्टूल पास हो सके। बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल हमारी एक बॉडी में सिस्टम होती है जिसको पैरासिम्पथेटिक सिस्टम बोलते हैं, जो उसको कंट्रोल करती है। यानी वो किसी के हाथ में, वो बेसिकली इनवॉलंटरी है, वो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरे सारे काफ़ी मसल होते हैं जो उसको सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे एब्डोमिनल मसल्स, जैसे कि हमारे ग्लूट्स मसल यानी हिप के मसल, और एक एक्सरसाइज जिसका हम बोलते हैं कीगल्स एक्सरसाइज। यानी उसके लिए बाउल ब्लैडर कंट्रोल के लिए सब लोग एब्डोमिनल एक्सरसाइज, कीगल्स एक्सरसाइज एंड ग्लूट्स यानी हिप के मसल के एक्सरसाइज करो। जो एक्सरसाइज आराम से आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप वो ढूंढो, आराम से करो, जिससे कि वो कंट्रोल होने में उसको हेल्प मिलेगी। तीसरा क्वेश्चन सबका बहुत सारे जो अभी यानी विद इन 6 months स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ के पेशेंट है जिसमें कोई कंट्रोल नहीं है, वो लोग कुछ नहीं करते हैं। मेरी ये सबसे प्रार्थना है, प्लीज़ जिस दिन आपकी सर्जरी हुई, जिस दिन आपके सर्जन ने आपको छुट्टी दे दी, जिस दिन आपके वाइटल्स नॉर्मल है, आप एक्सरसाइज करने के लिए ओके हो अकॉर्डिंग टू योर सर्जन, वही दिन से आपको एक्सरसाइज करना शुरू करना पड़ेगा। इनिशियली आपके मसल्स में कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन जिसको हम पैसिव एक्सरसाइजेस बोलते हैं, ये अच्छी तरह से कोई फिजियो करवा सकता है, या घर में कोई चीज़ हो, कोई आदमी हो या कोई आपका रिलेटिव हो जो समझ सकता है, वो एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। जैसे कि पैर मोड़ना, सीधा करना, स्ट्रेच करना, थोड़ा बहुत एंकल को अप एंड डाउन करना, वो सब एक्सरसाइजेस जिसको हम पैसिव एक्सरसाइज बोलते हैं, जो हर एक जॉइंट यानी हिप, नी, एंकल, पेल्विस, सभी जॉइंट की एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। अगर आप में एक्टिव कंट्रोल नहीं है तो भी पैसिव एक्सरसाइजेस करना पड़ेगा, जिससे कि जो दो जॉइंट के बीच में जगह होती है, वो जॉइंट के एंडिंग्स में रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम प्रोप्रासेप्टर्स बोलते हैं। वो रिसेप्टर्स सीधा ब्रेन से कनेक्टेड होता है। अगर पैसिव मूवमेंट करोगे तो वो रिसेप्टर एक्टिव होगा, यानी उसको स्टिमुलेशन मिलेगा, तो काफ़ी बार ये रिकवरी हो सकती है। यानी अगर आप पैसिव मूवमेंट्स करते हो, अगर आप में एक्टिव मूवमेंट्स नहीं है लेकिन पैसिव मूवमेंट्स करते हो, तो भी वो बहुत काम की है। जो पेशेंट बेड रिडन है, अभी इंजरीज हुई है या बहुत पुरानी है, प्लीज़ उसको होप मत छोड़ो, जितना हो उतना पैसिव मूवमेंट्स करो। अगर पैसिव मूवमेंट्स करने से चेंजेस नहीं आता है तो कैलिपर बनवाई या स्प्लिंट पहनो जिससे कि आप खड़े हो पाओ। किसी भी तरह से स्टैंडिंग करो। अगर जॉइंट्स पे प्रेशर आएगा तो आप में स्टिमुलेशन शुरू होगा। अगर स्टिमुलेशन शुरू होगा तो चांसेस है रिकवरी आने का।
तो आप वो सब चीज़ करिए। चौथा लास्ट एक सबका कॉमन क्वेश्चन था सर, थ्रॉम्बिंग पेन, यानी जैसे झमझम पेन होता है या बोलते हैं बहुत सारा दर्द होता है, इंटरवल्स में आता है, कांस्टेंट रहता है, बहुत अनबेरेबल होता है। देखिए ये बहुत ट्रिकी है। अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो सब में काम आएगा या नहीं आएगा मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, लेकिन चांसेस है कि ये करने से शायद आप में थ्रॉम्बिंग पेन की कमी हो। सबसे पहला चीज़ आपको करना है कि अगर थ्रॉम्बिंग पेन बहुत बढ़ रहा है तो अपने सर्जन से मिले। मेडिसिन काफ़ी आती है जो उसको कंट्रोल कर सकता है, पहला तो मेडिसिन लीजिए। दूसरा, एवरी 45 मिनट्स, हर 45 मिनट्स में आप अपने बॉडी की पोजीशन को चेंज करिए। अगर बॉडी की पोजीशन को चेंज करोगे तो चांसेस है कि स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ी बहुत मूवमेंट्स हो, कंप्रेशन, रिलैक्सेशन हो, तो वो चीज़ काफ़ी बार खुल सकता है। तीसरा, बहुत सारे पेशेंट को ट्रीट किया हुआ और हमारी एनाटॉमी ऐसी है कि थ्रॉम्बिंग पेन होने का रीज़न काफ़ी बार स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन की या पॉसिबल डिस्कम्प्रेशन की वजह से भी हो सकता है। उस सिनारियो में आप कहीं बैठे हो, अगर आप बैठ सकते हो, सो ट्राई करो कि आप एटलीस्ट 45 डिग्री जितना आप आगे झुक सको। अगर झुकोगे तो वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड कैनाल ओपन होगा तो आपका थ्रॉम्बिंग पेन में कमी हो सकती है। लेकिन एकदम ज़्यादा या झटके से झुकना नहीं है, बहुत आराम से किसी की हेल्प लेके आप झुकिए। अगर उससे आपका थ्रॉम्बिंग पेन कम होता है तो आप वो रेगुलर इंटरवल में करते रहिए। वो करने के बाद जैसा ही आपका पेन कम होता है इमीडिएटली आप एक्सरसाइज शुरू करिए, ठीक है। सो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन थे। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा नंबर ग्रुप में शायद है। मेरा नाम डॉक्टर मिथिल है, फिर से मैं बता देता हूँ। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और हम वैसे भी वीडियो कॉल करके या असेस करके मैं जितना मेरे से होता है उतना मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू।